प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे प्यारे चैनल जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को तुम्हारी बुक में जो एक्सलेट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में, उसके आधार पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने बहुत डिटेल में सीखा है। तुम्हारी बुक में कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, समझ गए ना। इस एक्टिविटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसके बाद पॉज और पॉन्डर में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आज बच्चों हम लोग इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे, समझ गए। तो आइए बच्चों हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। जैसा कि फिगर में देख रहे हो, एक बाउल को यहां ओ से वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ ऐसे इस तरह से क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, समझ गए ना। तो बाल को फेंकते हैं तो क्या करते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं? नहीं, एनर्जी है, वो एनर्जी दी है, उस एनर्जी से ऊपर जाती है। और अर्थ का जो फोर्स है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। ग्रेविटेशन चैप्टर तो तुम लोगों में से हटा दिया गया है, अब जाकर के एक ही बार 11th क्लास में तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ग्रेविटेशन। तो इतनी जानकारी चाहिए। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्ट्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की तरफ खींचता है किसी चीज को। तो परिणाम क्या होगा, वॉल की वेलोसिटी क्या होगी। जैसे कोई चीज आ रही है, साइकिल कोई चला रहा है और सामने से उसका हैंडल ऐसे पकड़ के रोकना शुरू कर, तो रुक जाएगी नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो बाल तो ऊपर जा रही है और पृथ्वी उसको हमेशा नीचे खींच रही है, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और किसी पॉइंट पर जाकर के फॉर ए मोमेंट क्षण भर के लिए रुक जाता है और फिर उसके कारण क्या होता है, वो नीचे गिरने लगता है। इतना ही जानना जरूरी है। इस एग्जाम्पल में दिया भी है, एज शोन इन फिगर 4.5, a ball is thrown vertically upwards from O, it moves up straight till B and then falls back to O। यहां से फेंका जाता है, B तक जाती है, वहीं से नीचे इसी पथ पर। ये अलग अलग इसको पथ क्लियरिटी के लिए दिया गया है कि यहां से इस तरह से बॉल अपवर्ड जाती है, ये डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और बीच में ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी के कारण इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 हो गई और उसी ग्रेविटी के कारण फिर क्या होगी, नीचे गिरने लगती है, ओ तक पहुंचती है एंड देन फॉल्स बैक। कैन दिस बी कंसिडर्ड ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग स्ट्रेट पथ, चाहे स्टेट हाईवे पर कोई चीज आ रही है या रेलवे ट्रैक पर, स्टेट रेलवे ट्रैक पर कोई चीज आ रही है, कोई ट्रेन जा रही है, चाहे गाड़ियां स्टेट हाईवे पर दौड़ रही हैं, सभी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्टेट मोशन की उदाहरण है। और जब वर्टिकल प्लेन में फेंकते हैं तो ये भी स्टेट मोशन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन किसको कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज से क्या होता है, किसी कोण पर झुका रहता है। ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास इन पॉन्डर में। तो ये सभी मोशन क्या है, स्ट्रेट मोशन कहलाते हैं, समझ गए ना। आंसर में यहां क्या लिखिएगा, यही लिख लीजिए, बोर्ड पर स्पेस बहुत कम है। कैन दिस कंसिडर्ड ए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यस। आंसर क्या हो जाएगा इसका, यस। It can be considered a motion in a straight line. In a
यही क्लियरिटी एक्सप्लेन कर देते हैं, यहां लिख लीजिएगा, ताकि कभी भी इस तरह का एनी मोशन either in a horizontal plane or vertical plane are along inclined plane. Inclined plane. Along the straight line या along the straight path is always considered a straight line motion. A straight line motion. समझ गए बच्चों? इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा इंक्लाइन प्लेन क्या होता है इसके बारे में भी बता दें। समझ गए ना? ये तो क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इससे किसी कुओं पर ये प्लेन जो है झुका हुआ है। समझ गए? एक्सेस ये प्लेन इंक्लाइन प्लेन क्या है? इंक्लाइन माने किसी कुओं पर झुका हुआ। अ प्लेन दैट सस्टेन्स an angle with a horizontal plane is known as is called an inclined plane. एक्स क्या है? ये इंक्लाइंड प्लेन है। और एक्स एक्स डैश क्या है? या तुम यहां कुछ भी मान सकते हो, वो भी ही मान लेते हैं। वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन और एओ या ओए जो भी कहिए इंक्लाइंड प्लेन। कोण की वैल्यू कुछ भी होती है, 30, 45 या 60 जो भी हो गया। अगर 90 एंगल हो जाए तो प्लेन वर्टिकल प्लेन हो जाएगा बच्चों। समझ गए ना? यही इंक्लाइंड प्लेन क्या हो जाएगा? वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। ऐसे अगर ये ऐसे हो जाए, तुम्हारा ये ओए है,
तब वो क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन तो उसी तरह से है अपनी जगह पर, ये हो जाएगा वर्टिकल प्लेन। 90 से कम एंगल है तो क्या है वो, इंक्लाइंड प्लेन है। समझे बच्चों, क्लियर? आइए बच्चों, इस मोशन के लिए हम लोग इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। पिछले पार्ट में क्या दिया है, फॉर दिस मोशन फिल अप द वैल्यूज इन टेबल 4.1। इस मोशन के लिए इस टेबल 4.1 में क्या करना है, जो वैल्यूज हैं उनको फिलअप करना है। इस मोशन के लिए, फॉर द मोशन ऑफ द बॉल। देखिए ये सीरियल नंबर है 5, ये 5 से 5 बॉल की 5 पोजीशन को, जब बॉल यहां पर है, ओ इज इनिशियल पॉइंट ऑफ द बॉल। वो क्या है, ओ इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉल। ओ से कहां जाती है बॉल, बी पर जाती है, ठीक ना। और फिर बी से जब डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी गिरती है तो क्या होता है, पॉइंट सी इस लाइन पर नहीं, इसी लाइन पर है बच्चों, यहां पर है पॉइंट सी, समझ गया ना, पॉइंट सी। 2 लाइन से कंफ्यूजन नहीं हो, तुम्हारे बुक में भी लिखा है। तो बी से जब इस मोशन नीचे की तरफ बॉल आती है इसी पथ पर, तब पॉइंट सी और ए को क्या क्रॉस करते हुए फिर पॉइंट ओ पर आ जाती है। तो पॉइंट सी और ए क्या है, बी क्या है, फाइनल पोजीशन है बॉल की। बी इज दी फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल। इनिशियल और फाइनल पोजीशन बहुत जरूरी है डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट का तो संबंध केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से है, समझ गए ना। पॉइंट सी और ए क्या है, सी एंड ए इंटरमीडिएट, बीच के हैं, इंटरमीडिएट पोजीशन ऑफ द बॉल। नंबर 1 और 2 फिलअप कर दिया गया। देखिए जब पोजीशन ओ पर है, इनिशियल पोजीशन पर क्या है डिस्टेंस उसकी, सारी ऑल द डिस्टेंसेज आर बीइंग मेजर, कहां से मेजर की जाएंगी, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इसकी डिस्टेंस 0 सेंटीमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 0 सेंटीमीटर है। पोजीशन ये ओ है, 0 नहीं है, पोजीशन ओ है, कंफ्यूज मत होइएगा। और पोजीशन ओ पर क्या है उसकी इनिशियल पोजीशन, उसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 0, और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, दोनों है। ए पर देखिए, बॉल को जब फेंका गया तो ये ए पर, तो ए पर है तो क्या है, डिस्टेंस कितनी है ओ से ए, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है 40 सेंटीमीटर में है, और डिस्प्लेसमेंट पे क्या है 40 सेंटीमीटर। अपवर्ड, बॉल का मोशन क्या है यहां पे, अपवर्ड है। अपवर्ड डायरेक्शन क्यों लिखा गया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है,
तो मैग्नीट्यूड 40 सेंटीमीटर और डायरेक्शन दोनों चाहिए। समझ गए? अब तीसरा आपने भरना है बी पर जब है, तो बी पर है तो देखिए डिस्टेंस कितनी है, ओ से बी डिस्टेंस कितनी है 140 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पथ पर, क्यों स्ट्रेट पथ पर, क्योंकि कर्व पथ होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट travels along a straight path in the same direction in any interval of time, both its distance and displacement are always equal। चाहे 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल हो, समझ गए ना, या 1 सेकेंड का हो, 5 सेकेंड का हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइम इंटरवल के बाद उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। क्या कंडीशन है कि स्ट्रेट पथ पर चलना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो बाल क्या है, ओ से बी तक ऊपर की तरफ जा रही तो सेम डायरेक्शन में मूव करती है। समझ गए? इसलिए इसका डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 140 सेंटीमीटर। किधर, इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया बच्चों? नोट कर लीजिए इसको, और जो बताए हैं उसको नोट्स में लिख लीजिए। यहां पे इफ एन ऑब्जेक्ट travels along a straight path या along a straight line in any interval of time, both its distance and displacement are equal। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित क्वेश्चन में तुम गलती नहीं करोगे। समझ में आया बच्चों? और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस में तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन इसको नोट कर लीजिए पहले। प्यारे बच्चों, आई एम नॉट हियर टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ ओनली solution of the problem, solution of the question. My main purpose is to strengthen or widen your concept। तुम्हारी अवधारणा को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या किसी भी टॉपिक से संबंधित, किसी भी टर्म से संबंधित जो तुम्हारी अवधारणा है उसको मुझे मजबूत करना है। इसीलिए मैं एक प्रश्न पर अपनी तरफ से कई सारे प्रश्न पूछता हूं। इसीलिए देखिए, यही है सॉल्यूशन, तो तुम्हें बहुत मिल जाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन मार्केट में भी मिलते हैं, तुम्हें कर लोगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित एक वो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको मिस मत कीजिए, इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट
the direction of displacement is always along a straight path joining the initial and final position. Joining the initial and final position. Initial and final position. समझ गए बच्चों? किधर? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. जैसे एक छोटा एग्जांपल देते बच्चों, ये सर्कुलर पथ है और इस पथ पर ये सेंटर है, ये इसका डायमीटर है, ये इस पॉइंट से ऐसे मूव करना कोई चीज शुरू करती है तो पॉइंट बी पर आ जाएगी. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए ये आर्क है, कर्व पथ है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर के बी. डिस्टेंस हो गया आर्क ए बी. मतलब अगर रेडियस आर है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सर्कमफरेंस कितना होता है? 2 पाई आर और इसका आधा पाई आर हो जाएगा. और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल यहां से चला है, बी पर पहुंचा है, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डायमीटर ए बी. इनिशियल को फाइनल को स्ट्रेट पथ को मिलाने वाली लाइन कहलाएंगी, यही बात लिखी है. डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ए टू बी. डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायमीटर ए बी 2r. मैग्नीट्यूड हो गया डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी. इनिशियल को फाइनल को मिलाने वाली लाइन कहलाएंगी, ये डायरेक्शन हो जाएगा. और ये एंटी क्लॉकवाइज जैसे चलती तो बी से ए पर आती तब क्या हो जाता? ये हो जाता डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का. मैग्नीट्यूड तो वही रहता, 2r रहता. उम्मीद है बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और समझ में आ गया होगा. देखिए डिस्टेंस कर्व पथ होता है या स्ट्रेट पथ होता है. डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होता है? ये स्ट्रेट पथ, ऑलवेज स्ट्रेट पथ. इनिशियल को फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होता है. डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है. समझ गए बच्चों? तो एक लाइन और लिख लीजिए. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्ट्रेट पथ और डिस्टेंस में भी है स्ट्रेट अर्थ. स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व पथ भी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ऑलवेज स्ट्रेट पथ होता है. डिस्टेंस नोट्स में लिख लीजिए. डिस्टेंस में बी अ कर्व्ड आर्क स्ट्रेट पथ. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्ट्रेट पथ. बच्चों मैं भी चाहता तो 2-3 मिनट में तुम्हारा ये टेबल कंप्लीट करके छोड़ देता कि लो तुम्हारा कंप्लीट हो गया. अब नहीं नहीं बच्चों, मेरा उद्देश्य ये है ही नहीं. I have a very sacred aim
of teaching the students. Not only provide the solution of questions, but to strengthen and widen their concept regarding the topics they are studying. जो कुछ अध्ययन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उस संबंधित टॉपिक से संबंधित तुम्हारी अवधारणा को और मजबूत और विस्तृत बनाना है, ताकि आगे तुम क्या करो और अधिक सफल होते जाओ, आगे के क्लास में जाओ तो तुम्हें किसी भी चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो बच्चों। नोट कर लीजिए बच्चों। तब इस टेबल को अब कंप्लीट कर देता हूं मैं। सीरियल नंबर 4, पॉइंट सी, ओ से सी, ओ से सी, यहां ये सी यहां पर है, ठीक ना, इसी पथ पर जा रही है, इसी पथ के अलॉन्ग आ रही है, ठीक। डबल लाइन तो क्लियरिटी के लिए तुमको समझाने के लिए दे दिया गया है। एक चीज बच्चों ध्यान दे रहे हो, तुम्हारा ए जो है इसी पथ पर दिखाया गया है, देख रहे हो ना, ठीक। और पॉइंट सी पर कब कब चलता है, जब बी से नीचे की तरफ आ रहा है तब, इसीलिए सी यहां पर इस लाइन पर नहीं दिया हुआ है। सी समझ गए ना, सी यही पॉइंट 80 मीटर है, लेकिन पॉइंट सी पर कब आता है, ओ से बी तक, बी से जब चलता है तब सी पर, ओ से ए पर, ए से बी पर गया, ठीक। और फिर जब बी से चला तो कहां पर पहुंचा, सी पर, और फाइनली ओ पर आ जाता है बच्चों यहां पे। तो ओ से सी, तो ओ से बी कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी, ओ टू बी दिया है क्लियरली 140 सेंटीमीटर है। और डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी देखिए मेजरमेंट कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है ना, ये बी है, सी 80 यहां, तो बी से देखिए यहां से यहां 140 और यहां से यहां 80, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, 140 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और माइनस यहां से यहां तक 80 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 140 सेंटीमीटर माइनस 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। समझ गए। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ दी पथ। अब डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, अब भी क्या है, इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हम लोग का, ओसी। अब बी से सी नहीं देखेंगे, इनिशियल ओ फाइनल सी, ये ओ टू सी। और ओ से सी को मिलाओगे बच्चों, ये वही है ना, ओ यही पॉइंट पर है, तो ओ से सी क्या हो जाएगा, किधर होगा, अपवर्ड होगा, समझ गए। ओ से सी कितना है 80 सेंटीमीटर, सीधे दिया गया स्केल पर, इनिशियल टू फाइनल, किधर, इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो अपवर्ड है बच्चों पॉइंट सी पर। एक और क्वेश्चन जो तुम्हारी इस बुक में अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन सी, तब क्या लिखिएगा, ये अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए या कहीं भी पूछ दिया जाए, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन सी, अब बताइए क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस तरह से आ जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डाउनवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड।
डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल इधर से आ रहा है तो फाइनली सी पर है, अपवर्ड हो गया। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड हो जाएगा बच्चों सी पर। समझ में आया? ऑब्जेक्ट सी पर है तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो जाएगा ओ से सी तक। इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ जितनी है, समझ गए? अब आइए ओ पर आ गया, तो ओ पर आया तो कितनी डिस्टेंस, ओ से बी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस ओ से बी तक गया और बी से सी तक आया, मतलब 140 सेंटीमीटर प्लस 140 सेंटीमीटर, 280 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल भी क्या है, 0 सेंटीमीटर माइनस 0 सेंटीमीटर, क्या हो गया? 0 सेंटीमीटर। इसके बाद तुम्हारे पाज और पॉन्डर में 3 क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, इनको नोट कर लीजिए। पाज एंड पॉन्डर के पहले क्वेश्चन का आंसर मैं प्रीवियस वीडियो में ही दे चुका हूं, समझ गए ना? फिर भी मैं यहां एक बार कर देता हूं, देखिए। ये है तुम्हारा ओ, जब ओ से बैक एंड फोर्थ चला, यहां से चला है इस डायरेक्शन में, फिर यहां से लौट करके आया है यहां तक बी तक, फिर बी से ओ तक चला है, तब क्या होगा? When athlete comes back on initial position O, तो जब लौट के चला आएगा तब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस ओ से ए तक, फिर ए से ओ तक। (200 मीटर। क्वेश्चन 2 देखिए बच्चों, ये तो क्वेश्चन 3 का डायग्राम है। फ्यूल यूज्ड अप इन ए व्हीकल डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, किस पर? दोनों में से। तुम यहां से कहीं जाते हो, किसी शहर में जाते हो और शहर में कई जगह घूमते हो, अपना काम धाम करते हो और फिर घर आते हो, घर से चले घर आए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो क्या हो गया? बाइक की टंकी में जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, उतना ही रहेगा? नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। और डिस्टेंस क्या है? पूरा उस शहर में गए, शहर का कई जगह चक्कर लगाए, सब चक्कर लगा हुआ के लौटे, तो टोटल लेंथ ऑफ द पथ किस पर डिपेंड कर रही है? फ्यूल किस पर डिपेंड करेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आंसर क्या होगा? फ्यूल used up in a vehicle depends on total distance traveled. एंड 3 है तुम्हारी बुक में, ये क्वेश्चन 3 का आंसर लिख लेते हैं हम लोग। A ball rolls down
एंड इंक्लाइन ट्रैक। इंक्लाइन प्लेन बताए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ किसी एंगल पर ये प्लेन इंक्लाइन है, तो चाहे मोशन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, वर्टिकल प्लेन में हो या इंक्लाइन प्लेन में हो, अगर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। इज मोशन ए स्ट्रेट लाइन मोशन? यस। इट्स मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन। दैट स्टार्टिंग पॉइंट ओ ऑफ द वॉल टू बी ओरिजिन, इसको मान लीजिए ओरिजिन है, कैन इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू डी, ओ से डी तक के मोशन को बी डिपिक्टेड यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन एज शोन इन फिगर 4.3। ये तुम्हारा 4.3 है, जो अभी है ये 3 to 4.4 है, बस इतना ही अंतर है कि जीरो से इधर लेफ्ट में भी क्या दिखाया गया है, -20 मीटर दिखाया गया है। तो ऐसे लाइन के अलॉन्ग यहां पर अगर ये एंगल जीरो हो जाए बच्चों, ये तो ओडी क्या हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। इफ इंक्लाइनेशन that is angle subtended by this OD to the horizontal becomes zero, तो OD क्या हो जाएगी, a straight line in horizontal plane हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, yes। Assuming that starting point O to be the origin, can its motion from O to D be depicted using horizontal line as shown in figure 4.3? इसका भी आंसर क्या होगा, yes। Yes, if inclination becomes zero, या स्ट्रेट लाइन मोशन है तो बस कहना भी जरूरी नहीं है, yes। Since it is a motion along a straight line OD, hence it can be depicted using a horizontal line as shown in figure इस तरह से। इस तरह से हो जाएगा बच्चों। एक पार्ट और है तुम्हारा इसमें, आर द वैल्यूज ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड फ्रॉम ओ इक्वल आर डिफरेंट एट पोजीशंस ए बी सी डी। पोजीशंस ए बी सी डी पर क्या होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे। सिंस ball moves along a straight path, along a straight line from O to D in the same direction, in the same direction, है ना, कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट पथ पर, तो किसी भी टाइम इंटरवल में उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। बस वही तो इसमें पूछा है, सेम डायरेक्शन, हेंस द वैल्यूज ऑफ
total distance traveled, and magnitude of displacement from O to D at different positions A, B, C and D are तुम्हारे इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने पहले ही क्वेश्चन में बच्चों दे दिया था, इसीलिए समझ गए ना। ओ से ए तक भी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर, सेम डायरेक्शन में ओ से बी तक जितना हो जाएगा ये। फिर ओ से सी तक टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। फिर ओ से डी तक भी क्या होगा, चाहे ए से बी लीजिए या बी से सी लीजिए या सी से डी लीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, तो हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।